अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। आज बच्चों जो हम करेंगे टॉपिक एक्सरसाइज के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे चैप्टर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के। चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। आज जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो है आपके पास Bohr theory of hydrogen atom is based upon several assumptions. Do any of these assumptions contradicts classical physics? बोहर ने 3 पोस्टुलेट दिए थे। उसकी assumption जो थी, आपने सबसे पहले जो टॉपिक किया, जो पीछे अगर आपने वीडियो में देखा है तो उसने 3 पोस्टुलेट दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्टुलेट ही जो था उसमें ये बताया गया था कि जो हमारा न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है वो एक तो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है, दूसरा कि वो रेडिएट एनर्जी नहीं करता। सबसे पहला ही पोस्टुलेट था कि वो जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करता है और रेडिएट एनर्जी नहीं करता। क्लासिकल फिज़िक्स कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के घूमता है वो कंटिन्यूसली रेडिएट करता है एनर्जी। रेडिएट करते करते एक टाइम ऐसा होता है कि वो फॉल कर जाता है न्यूक्लियस के ऊपर। जैसे कि ये मोशन थी, ये न्यूक्लियस है, तो ये बोहर का था कि अपने ही ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं और रेडिएट एनर्जी नहीं करते, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। ठीक है, और न्यूक्लियस के साथ वो बाउंड होते हैं। और जो हमारी रदरफोर्ड की थी, जो भी क्लासिकल थ्योरी थी, उसके मुताबिक ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करने के साथ साथ एक रेडिएट एनर्जी करता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जो ऊपर फॉल कर जाता है, गिर जाता है, जो कि गलत थ्योरी थी और यही जो है कंट्राडिक्ट करती थी जो क्लासिकल फिज़िक्स की थ्योरी थी। ठीक है, सबसे पहले पोस्टुलेट के मुताबिक। तो आप यस, बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट कंट्राडिक्ट द क्लासिकल फिज़िक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, can the electron in the ground state of hydrogen absorb a photon of energy 13.6 electron volt and greater than 13.6 electron volt? वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है हाइड्रोजन के, क्या वो ऑब्जॉर्व करेगा एनर्जी, फोटोन की एनर्जी दैट इज़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इससे ग्रेटर की एनर्जी को। कि उसने एक एनर्जी दे दी है, उस एनर्जी को कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा क्या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर आपको याद हो तो पीछे हमने बोहर जो मॉडल किया था उसमें क्वांटाइज एनर्जी फाइंड की थी, जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी फाइंड की थी जो आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी, जो फर्स्ट ऑर्बिट था उसकी। अब अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास शेल्स हैं, ये आपके पास ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, दैट इज़ KLM। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमने कम्प्लीटली रिमूव करवाना है शेल से, तो हमें ये पता लग गया था पीछे कि इस स्टेट में हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतनी एनर्जी का अगर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फॉल किया जाए तो ये जाहिर सी बात है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से नॉकआउट कर जाएगा। नॉकआउट करेगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा जब यहाँ से ऊपर से कोई शेल से इलेक्ट्रॉन आके इसमें फिल करेगा। तो इसका मतलब इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर यहाँ से नॉकआउट होगा, और इसी तरह यहाँ से जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज़ भी करेगा।
ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, फोटोन अगर इस एनर्जी का आएगा वो जाहिर सी बात है वो एब्जॉर्ब करेगा। अगर इस जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है, हाइड्रोजन की सिर्फ बात हो रही है, हर एटम की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में डिफरेंट होती है, ठीक है। ये सिर्फ अभी हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस शेल में हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करवाने के लिए, अगर हमारे पास इससे ज़्यादा की एनर्जी हो, ठीक है, ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर हमारे पास हो, तो क्या होगा? अगर इस ऑर्बिट में हम इससे ग्रेटर की एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो है फॉल करें, तो क्या होगा? इसको तो सबसे पहले नॉकआउट यहाँ से करवाएगा, इसको बाय कंप्लीटली आयनाइज करेगा। आयनाइज करने के बाद जो बाकी रह जाएगी एनर्जी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। किसकी? जो इलेक्ट्रॉन निकला था, फोटोन जो भी था, इलेक्ट्रॉन थी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। पहले तो इसको निकालने में जो लग जाएगी और जो बाकी रह जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी में आपके पास आ जाएगी, ठीक है। बाकी बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आपके शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक हैं, ठीक है। बाकी जो है बाद में देख लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है 5, वो क्या है? वो क्या कह रहा है? इज एनर्जी कंजर्व व्हेन एन एटम एमिट्स ए फोटोन ऑफ लाइट। एनर्जी क्या कंजर्व रहती है जब भी फोटोन ऑफ लाइट एक एटम एमिट करता है? अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, ये दूसरा था, ये थर्ड है, इसी से मिलता जुलता है। अच्छा, पहले आपको ये एक्साइटेशन स्टेट क्या होती है ये पता होना चाहिए। एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है? जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जब मारता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास लोअर स्टेट है, ये हायर स्टेट है। इस लोअर स्टेट से जब मारेगा इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इज एनर्जी कंजर्व व्हेन एन एटम एमिट्स ए फोटोन ऑफ लाइट। कहता है एनर्जी क्या कंजर्व रहती है, मतलब जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्ब करता है कोई भी एटम, उतनी ही एनर्जी रिलीज़ भी करे, ठीक है। तो बिल्कुल कंजर्व रहती है। कैसे रहती है? अब ये देखें, हमारे पास ये नंबर ऑफ़ शेल्स हैं और ये हमारा सबसे लोअर ऑर्बिट है। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि इतनी एनर्जी एटम के अंदर नहीं मौजूद होती। तो अब क्या होगा कि बाहर से हमने एक एनर्जी दी, इस इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाया, ठीक है। कोई एनर्जी हमने यहाँ से दी, इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कराया। इसको नॉकआउट कराने के बाद जो इसको फिल करने के बाद एनर्जी क्या होगी? एमिट भी होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। आगे पीछे आपने एक्स रेज में भी पढ़ा था कि जब भी फोटोन कोई भी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हम नॉकआउट करवाने के लिए बाहर से इधर इसको साथ बम्बार्ड करेंगे, इसके साथ टकराएंगे, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होगा और साथ में यहाँ ये एक होल छोड़ देगा, ये स्पेस छोड़ देगा। इस स्पेस को फिल करने के लिए ऊपर वाले शेल में से कोई किसी भी एक शेल में से इलेक्ट्रॉन आके इस जगह को फिल करेगा। जब ये जगह फिल करेगा तो उस वक्त क्या करेगा? एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखें, यहाँ से बाहर से एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्ब की और इसके बाद यहाँ पे जब ये फिल हुई स्पेस, तो उसी टाइम एनर्जी क्या हुई? एमिट भी हुई। तो एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो रही है, एमिट भी हो रही है। इसका मतलब जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, व्हाट डू वी मीन टू से दैट द एटम इज़ एक्साइटेड। अच्छा, अभी ये इसके बारे में हमने बात की थी। हम जब कहते हैं कि एटम एक्साइटेड स्टेट में है, इसका क्या मतलब है?
आपके पास न्यूमेरिकल है 7, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन है 7। अब वो कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब है कि एटम एक्साइटेड स्टेट में है। अभी आपको मैंने बताया जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप मारेगा तो उस टाइम हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है, जो या एटम जो होगा वो एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक हो गया, बस इतना ही था इसमें। जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट या लो एनर्जी लेवल भी कई जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जंप मारेगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी द एटम इज सेड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट। तो तब हम कहते हैं कि एटम क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक्स रे कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, डाइफ्रैक्टेड एंड पोलराइज जस्ट लाइक वेव्स। बिल्कुल क्यों नहीं, हमने पढ़ा था एक्स रेज क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं एक्स रेज, बिल्कुल वो इंटरफेरेंस का पैटर्न भी दिखाएंगी। तो इंटरफेरेंस नहीं, सॉरी, डायफ्रैक्शन करेंगी, रिफ्लेक्ट भी करेंगी, रिफ्रैक्ट भी करेंगी और पोलराइज भी करेंगी, क्योंकि वो वेव्स की तरह बिहेव करती हैं कि एक्स रेज वेव नेचर भी रखती हैं। अगर वेव नेचर रखती हैं तो वेव्स के फिनोमेनास को भी शो करेंगी। ठीक है, बिल्कुल जो एक्स रेज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो ये सब फिनोमेनास शो करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the advantages of laser over ordinary light? Advantages of laser हम लिखेंगे ordinary light की निस्बत क्या क्या हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहला तो फ़ायदा ये है इस लेज़र का कि ये मोनोक्रोमेटिक होती हैं, सिंगल वेवलेंथ रखती हैं, बल्कि जो दूसरी अदर वे जो लाइट होती हैं वो मल्टी वेवलेंथ रखती हैं। ठीक है, दूसरा ये क्या होती हैं, फेस कोहेरेंट होती हैं, सारा टाइम हर पॉइंट पे ये इन फेज़ रहती हैं, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करता है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, लेकिन जो ऑर्डिनरी लाइट होती हैं वो इन फेज़ नहीं रहती। ठीक है, इनका फेज़ सेम नहीं रहता। थर्ड इसकी डिफरेंस ये है कि ये यूनी डायरेक्शनल होती हैं, एक ही डायरेक्शन पे ट्रैवल करती हैं, लेकिन जो अदर्स लाइट होती हैं वो हर पॉइंट पे फैल जाती हैं। ठीक है, स्प्रेड हो जाती हैं तमाम डायरेक्शन में, लेकिन जो लेज़र हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ जो पॉइंट है, इसकी इंटेंसिटी सब बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लाइट्स, बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हैं लेज़र्स। ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस अदर लाइट्स के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब बच्चों हम देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सिलेबस में ऐड है वो है 2। डाटा लिखते हैं। सेकेंड वाला प्रॉब्लम है आपके पास, व्हाट आर द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने एनर्जीज फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑफ क्वांट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ दी हुई है आपको। सबसे पहली वेवलेंथ जो दी हुई है वो है 400, फिर 500, फिर 700 नैनोमीटर में। अच्छा, सबसे पहला है λ1, फर्स्ट वाली को नाम दे देते हैं नैनोमीटर में, 10⁻⁹ मीटर चेंज कर देते हैं। दूसरी 500 क्रॉस 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद 700 λ3 इक्वल्स टू 700 10⁻⁹ इंटू मीटर। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। एनर्जीज फाइंड करनी है E1 E2 E3। फॉर E1 हम जानते हैं फोटोन की एनर्जी इक्वल होती है HF के। HF आपके पास फ्रिक्वेंसी नहीं है गिवन, तो इसको वेवलेंथ में चेंज करेंगे तो 1 है तो λ1, तो वैल्यू पुट करेंगे। आपके पास H की वैल्यू है 6.63 क्रॉस 10⁻⁻34
4 और c की वैल्यू होती है कांस्टेंट दैट इज़ 3 क्रॉस 10 की पावर 8। लैम्डा 1 की आपको गिवन है दैट इज़ 410 की पावर -9 इंटू m। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.049 क्रॉस 10 की पावर -17। पॉइंट्स को शिफ्ट कर दें, ये 1-2 पॉइंट्स आगे चला गया, 4.9 क्रॉस 10 की पावर -2 पॉइंट आगे गए तो -2 पावर में आ जाएगा। इसी तरह -17 और ये ऐड कर दें। जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो पावर माइनस में आती है, जब हम पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ लेके आते हैं तब पावर प्लस होती है। ठीक है, तो हम अब राइट की तरफ गए, राइट की तरफ ये पॉइंट शिफ्ट किया है, इस जगह पे कितने पॉइंट आगे गए 2, तो पावर 2 हो गई और साथ में माइनस का साइन। अब 4.9 क्रॉस 10 की पावर -19। अब एनर्जी जो आपके पास आई है जॉल में, अब उसने कहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास एनर्जी आएगी। इसको डिवाइड करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम मेथड बिल्कुल ऐसा ही है, आप E2 के लिए भी इसी तरह करेंगे। HC और λ2 सेम वैल्यूज़, λ2 की हाली आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह एंड पे आपने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। इसी तरह E3 के लिए भी फाइंड करेंगे, दैट इज़ HC और λ3 और एंड पे आपने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें बच्चों, फोर्थ नहीं थर्ड वन। एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लेवल दैट इज़, कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक लेवल से जिसमें उसकी एनर्जी है 3.5 क्रॉस 10 की पावर -19 जॉल, और इसी तरह उसकी EF जो एनर्जी है, मतलब इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जंप मारता है तो क्या आता है 1.020 क्रॉस 10 की पावर -18 जॉल। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन। जब वो जंप मारता है तो उस टाइम किस वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा, हमने वो वेवलेंथ ऑफ फोटोन फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि जो पीछे जब भी क्या होगा, ट्रांजिशन होगी, EF माइनस EI एनर्जी दोनों का डिफरेंस इक्वल आएगा HF के, क्योंकि इनकी वजह से क्या होगा, फोटोन एमिट होगा, उस फोटोन की एनर्जी आपके पास क्या होगी, HF होगी। ठीक है, तो HF को इसको चेंज कर दें, दैट इज़ HC ओवर लैम्डा EF माइनस EI। अब आपके पास HC तो कांस्टेंट है, लैम्डा फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप, HC इधर ही रहने देंगे, ये वैल्यू इधर नीचे ले आते हैं EF माइनस EI और लैम्डा उधर ले जाते हैं। ये आपके पास आ गई वैल्यूज़, तो H की वैल्यू लिख देंगे 6.63 क्रॉस 10 की पावर -34, C की वैल्यू 3 क्रॉस 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय E की वैल्यू है -3.5 क्रॉस 10 की पावर -19, उसके बाद माइनस साइन और इसके बाद यहाँ इसका ख़ुद का साइन माइनस में है तो आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 19.89 क्रॉस 10 की पावर -26, उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा 3.5 क्रॉस 10 की पावर -19, ये दोनों साइन प्लस हो जाएंगे, 1.20 क्रॉस 10 की पावर -18। नीचे एक काम करेंगे, इनकी पावर्स को एक सेम कर दें ताकि हम इनको आसानी से सॉल्व करें। कैसे, अब ये देखें यहाँ 10 की पावर -19 है तो इसको कॉमन लेंगे, कैसे, ये 1.2 है, इसको 19 बना देते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 12.0। तो एक पॉइंट शिफ्ट हुआ है और वो भी राइट की तरफ 10 की पावर -1 और ये 10 की पावर -18, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा -19। तो 10 की पावर -19 नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेंगे, -26 डिवाइडेड बाय ये 10 की पावर -19 कॉमन आ गया, 3.5 प्लस 12 आपके पास आ गया और इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपके पास
दैट इज़ 2.34 क्रॉस 10 की पावर -7 मीटर। ये भी आंसर आपका ठीक है। और लेकिन बुक में जो है नैनोमीटर में चेंज हुआ हुआ है, तो उसको चेंज करने के लिए तो हम उसको नैनोमीटर में चेंज करेंगे। 7 है 10 की पावर -9 1 नैनो के इक्वल होता है। तो फिर वही काम करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे 234.0। ठीक, तो 1 2 टाइम्स गए आगे तो -2 आ जाएगा, इसके बाद 10 की पावर -7, तो ये आ जाएगा 234.789 आपके पास 10 की पावर -9 m। तो आप 234 इसकी जगह लिख सकते हैं नैनो, ये मीटर, ये आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। 2.8 2.7 है बच्चों, पहले नहीं 2.8 है आपके सिलेबस में। 8 वाला न्यूमेरिकल देखें। द वेवलेंथ ऑफ एक्स के पोटेशियम की वेवलेंथ उसने दी है फ्रॉम कॉपर इज़ 1.377। वेवलेंथ आपको गिवन है क्रॉस 10 की पावर -10 m। व्हाट इज़ द एनर्जी डिफरेंस? एनर्जी डिफरेंस मतलब डेल लेमडा, दैट इज़ एल लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, ये डिफरेंस होता है। अच्छा, ये आपने बताना है। ऑफ द टू लेवल, 2 लेवल मतलब एक लेवल को 2 नाम दे दिया, एक को 1 नाम दिया। वट फ्रॉम विच दिस ट्रांजिशन रिजल्ट, आपने इससे बताना है क्या रिजल्ट आया। हमारे पास जो एनर्जी होती है वो, सॉरी ये एनर्जी है, सॉरी, डेल्टा E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 इक्वल होती है HF के फोटोन की एनर्जी के। हमने यही फाइंड करना है, उसकी जगह डेल्टा ए लिख देते हैं। HF फ्रिक्वेंसी नहीं है तो SC ओवर लेमडा चेंज करेंगे। C की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, H की भी कांस्टेंट है। 3 क्रॉस 10 की पावर A इंटू 1.377 क्रॉस 10 की पावर -10। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आएगा 14.4 क्रॉस 10 की पावर -16 जॉल। ये डेल्टा ई की वैल्यू आ गई। हम इसको जॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी बुक में जॉल में, सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है आंसर, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए आप डिवाइड कर देंगे 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 से। डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 0.903 क्रॉस 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ये जो पावर है आप इसको किलो में भी लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 1 किलो के इक्वल होती है। बुक में किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। कैसे कि 0.903 क्रॉस 10 एक सेपरेट कर देते हैं और एक 3 के साथ लिख देते हैं। इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 9.03 क्रॉस ये 10 की पावर 3। उसी तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 की पावर 3 की जगह आप लिख सकते हैं 9.03 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा ई आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका जो ऐड है वो 9 है। वो क्या है? टंगस्टन टारगेट इज struck by electron that have been accelerated from rest through 40 kilovolt potential difference। उसने कहा है टंगस्टन है एज अ टारगेट, उसको जो है क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन के उसके ऊपर बम्बार्ड किए गए, एक्सेलरेट किए गए थ्रू पोटेंशियल दैट इज़ 40 किलो वोल्ट। किलो की जगह 10 की पावर 3 लिख लेते हैं। आगे फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लेमडा मिन फाइंड करेंगे। ये ताज़ा टॉपिक आपने पढ़ा है एक्स रेज वाला, ये उसमें से है। ऑफ द रेडिएशन, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रह्मस्टालिन
रेडिएशन एमिटेड लैम्डा मिन फाइंड करेंगे। अच्छा बच्चों, हमने किया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चेंज होगी थी फोटोन की एनर्जी में, HF, यहाँ F मैक्सिमम था तो HF मैक्सिमम था तो C ओवर लैम्डा में क्या था, मिनिमम था। लैम्डा मिनिमम फाइंड करना है, इसको इधर ले आते हैं, HC ओवर EV। H भी आपके पास कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, V आपको गिवन है। तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू आई थी 12400 इंटू वोल्ट, इस तरह की थी। या फिर जो भी है आप इसको फाइंड करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। 6.63 क्रॉस 10 की पावर -34, 3 क्रॉस 10 की पावर 8 और 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19। वोल्टेज गिवन है 40 क्रॉस 10 की पावर 3। फाइंड करने के बाद आपके पास आएगा 0.310 क्रॉस 10 की पावर -10 m। ये लैम्डा मिनिमम आपके पास आ गया 0.310 क्रॉस 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ये थे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी कुछ प्रॉब्लम हुई जो आपको अगर समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी और शेयर भी। थैंक यू सो मच। फ़िलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।